ईरान, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट पिछले कुछ समय से लड़ाइयों में एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न दिख रहा है। चीन के हाईटेक हथियार, जिन्हें अक्सर वेस्टर्न सिस्टम्स के सस्ते विकल्प के तौर पर बेचा जाता है, असली जंग में बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या चीन का सस्ता हथियार असल में सबसे महंगा सौदा है? चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि युद्ध के मैदान से आ रही इन रिपोर्टों में आखिर है क्या। कागज पर तो देखिए, ये हथियार ऐसे लगते हैं कि किसी भी वेस्टर्न सिस्टम को टक्कर दे देंगे। मार्केटिंग ब्रोशर में इन्हें गेम चेंजर तक बताया जाता है, लेकिन जब गोलियां चलने लगती हैं तो हकीकत कुछ और ही निकलती है। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये तो वादा और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, इतनी बड़ी कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? इतनी फेलियर्स के बाद भी चीन का हथियार एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। आज वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। क्यों? क्योंकि ये सस्ते हैं। कई देश कम बजट में अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ एक बहुत बड़ा जुआ नहीं खेल रहे हैं? तो ठीक है, अब बातें बहुत हो गई। चलिए सीधे सबूत देखते हैं। हम दो ऐसे बड़े केस स्टडीज पर नजर डालेंगे जहां इन चीनी हथियारों का असली टेस्ट हुआ, और देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहा। पहला केस है पाकिस्तान का। पाकिस्तान, जो शायद चीन की मिलिट्री हार्डवेयर का सबसे बड़ा कस्टमर है। सोचिए, करीब करीब 80% मिलिट्री सिस्टम वहां मेड इन चाइना है। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, जब इंडिया के साथ टेंशन एकदम पीक पर थी, तब इन हथियारों की असलियत सामने आई। तो आप देखिए, ये फेलियर कितना बड़ा और सिस्टमिक था। YLC-E8 रडार, जिसका काम था इंडियन प्लेन्स को चुपके से आते हुए पकड़ना, वो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आगे बिल्कुल अंधा हो गया। और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे चीन का S-300 भी कहते हैं, वो 8 भी मिसाइल नहीं रोक पाया। मतलब ये किसी एक हथियार का फेलियर नहीं था, ये पूरे के पूरे डिफेंस नेटवर्क का फेलियर था। अच्छा, अब चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान ने सोचा कि वो ज्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने HQ-9 का एक एडवांस्ड वर्जन HQ-9B खरीदा। उन्हें लगा कि चीन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रिजल्ट कुछ और होगा। पर क्या सच में ऐसा हुआ? नतीजा एक और जबरदस्त फेलियर। ये एडवांस सिस्टम भी वेस्टर्न हवाई हमले के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और इसने एक बहुत ही सीरियस सवाल खड़ा कर दिया कि क्या चीन के टॉप ऑफ द लाइन एयर डिफेंस सिस्टम सच में किसी काम के हैं, जब उनका सामना एक मॉडर्न कोऑर्डिनेटेड दुश्मन से होता है? तो आप देख रहे हैं, ये कोई एक दो अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक खतरनाक पैटर्न है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम बार बार फेल क्यों हो रहे हैं? चलिए अब उन 3 मेन टेक्निकल वजहों को समझते हैं जो इन सारे फेलियर्स की जड़ में हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी EW। देखिए, आज की लड़ाई सिर्फ गोलियों और बमों की नहीं है, ये इनविजिबल वेव्स की भी लड़ाई है। जैमिंग और स्पूफिंग से दुश्मन के रडार और मिसाइलों को पूरी तरह अंधा कर दिया जाता है। और ऐसा लग रहा है कि चाइनीज सिस्टम्स इस इनविजिबल लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी वजह है एक्सपीरियंस का फर्क। आप सोचिए, वेस्टर्न और रशियन हथियार दशकों से असली लड़ाइयों में टेस्ट हुए हैं, उन्हें बेहतर बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज हथियार ज्यादातर कंट्रोल्ड मिलिट्री ड्रिल में ही चले हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बॉक्सर ने सिर्फ जिम में प्रैक्टिस की हो और उसे सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप में उतार दिया जाए। नतीजा तो जाहिर है, एक तरफा ही होगा। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी कारण है, वो है नेटवर्क। आजकल के डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक अकेली मिसाइल या गन नहीं होते। ये सैटेलाइट, ड्रोन, रडार और मिसाइलों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं। इसे किल चेन कहा जाता है, मतलब दुश्मन को देखने से लेकर उसे खत्म करने तक का पूरा प्रोसेस। असली पावर जो है वो इस नेटवर्क में है, किसी एक अकेले हथियार में नहीं। और यहीं असली प्रॉब्लम शुरू होती है। पाकिस्तान और ईरान जैसे देश चीन से मिसाइल तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनके पास वो सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट और डेटा लिंक नेटवर्क नहीं है जो इन हथियारों को असल में असरदार बनाता है। और उस नेटवर्क के बिना ये अरबों डॉलर के हथियार बस अंधे और बहरे होकर रह जाते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक टेक्निकल कमजोरी ना हो? क्या हो अगर ये सब जानबूझकर किया जा रहा हो? मिलिट्री एनालिस्ट्स के बीच एक थ्योरी चल रही है जो इन फेलियर्स को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देखती है। सवाल सीधा सा है, क्या चीन जानबूझकर अपने कस्टमर्स को कमजोर, डाउनग्रेडेड हथियार बेच रहा है ताकि उसकी अपनी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सेफ रहे और किसी और के हाथ ना लगे? ये एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल है। ये जो एक्सपोर्ट डाउनग्रेड थ्योरी है ना, वो कहती है कि चीन के पास 2 तरह के हथियार हैं।
एक अपनी खुद की आर्मी पीएलए के लिए, जो बेस्ट है, फुली इंटीग्रेटेड है, और दूसरा एक्सपोर्ट के लिए, जिसकी कैपेबिलिटीज जानबूझकर कम रखी जाती हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है, खासकर उन देशों के लिए जो अपनी सेफ्टी के लिए पूरी तरह चीन पर डिपेंड करते हैं। तो इन सारे फेलियर्स, टेक्निकल कमजोरियों और इस थियरी का ग्लोबल आर्म्स मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या देश अब भी चाइनीज हथियारों पर दांव लगाएंगे? लगता है कि अब खरीदारों की सोच में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। अब वो ये समझ रहे हैं कि सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता, खासकर तब जब आपके देश की सुरक्षा दांव पर लगी हो। अब कम कीमत से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है रिलायबिलिटी, ऐसी रिलायबिलिटी जो असली जंग में साबित हो चुकी हो। एक कहावत है जो पूरी कहानी को एक लाइन में कह देती है, एक सस्ता हथियार जो काम न करे वो युद्ध के मैदान की सबसे महंगी चीज है, क्योंकि उसकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि सैनिकों की जान और देश की इज्जत से चुकानी पड़ती है। और समझिए, ये फेलियर्स सिर्फ चीन के हथियार एक्सपोर्ट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर के तौर पर उसकी पूरी ग्लोबल इमेज को डैमेज कर रहे हैं। दुनिया भर में मेड इन चाइना ब्रांड पर जो भरोसा है वो कम हो रहा है, और इसका सीधा असर उसकी सॉफ्ट पावर और जियोपॉलिटिकल दबदबे पर भी पड़ेगा। तो इसका सीधा नतीजा क्या होगा? यही कि देश अब शायद ज्यादा महंगे लेकिन रिलायबल और जंग में टेस्टेड वेस्टर्न हथियारों की तरफ वापस जाएंगे। ग्लोबल आर्म्स मार्केट में चीन का शेयर गिर सकता है और जो पावर बैलेंस है वो एक बार फिर शिफ्ट हो सकता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, जब किसी देश की सुरक्षा दांव पर हो तो क्या किफ़ायती का टैग देखकर एक अनरिलायबल ऑप्शन चुनना सही है, या फिर एक भरोसेमंद टेस्टेड सिस्टम के लिए ज्यादा कीमत चुकाना समझदारी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में हर देश को खुद ही ढूंढना होगा।